दिल्ली एनसीआर में बिना रुके हाई स्पीड में सफर करना शायद यहाँ रहने वाले हर इंसान का सपना है। सपने भी कभी कभार सच होते हैं, भले ही उसमें वक्त ज्यादा लग जाए। साउथ दिल्ली से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी भी ऐसा ही एक सपना है जो धीरे धीरे सच हो रहा है। एक तरफ नेशनल हाईवे 2 को चौड़ा करने का काम, दूसरी तरफ मेट्रो का वहां पहुंचना और अब सालों से अटके कालिंदी कुंज बाईपास परियोजना में हरकत। इस सब से फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इसका क्या असर पड़ेगा वहां के प्रॉपर्टी बाजार पर। एनसीआर में सीमित बजट में मकान ढूंढ रहे लोगों के लिए ग्रेटर फरीदाबाद पिछले कुछ सालों में एक विकल्प बनकर उभरा है। फरीदाबाद के पुराने सेक्टर पहले सिर्फ नेशनल हाईवे 2 या मथुरा रोड के जरिए दिल्ली से जुड़ते थे, लेकिन अब दिन ब दिन फैल रहे फरीदाबाद के लिए कनेक्टिविटी कोई मसला नहीं रह गया। नेशनल हाईवे 2 को चौड़ा करने का काम चल ही रहा है और खबरों की माने तो इसी साल सितंबर तक बदरपुर से YMCA चौक तक मेट्रो की वायलेट लाइन भी चालू हो जाएगी। 14 किलोमीटर की इस लाइन में 9 स्टेशन होंगे और सोने पर सुहागा है कालिंदी कुंज बाईपास को मिली दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति। दिल्ली में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD ने उपराज्यपाल से करीब 14 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के रास्ते के नक्शे को पास करवा लिया है। महारानी बाग के पास DND से शुरू होकर ये बाईपास बदरपुर तक जाएगा। सड़क के शुरुआती 2 किलोमीटर एड ग्रेड होंगे यानी जमीन पर बनेंगे। उसके बाद 6 किलोमीटर ये बाईपास स्टिल्स यानी खंभों पर बनेगा और आखिर के 6 किलोमीटर भी एड ग्रेड ही होंगे। बदरपुर के बाद ये सड़क 27 किलोमीटर लंबे फरीदाबाद बाईपास से मिल जाएगी। इससे NH2 पर बढ़ते ट्रैफिक का दबाव तो कम होगा ही, साथ ही फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ेगा। ये बाजार पहले गुड़गांव और नोएडा के मुकाबले कुछ सुस्त था, लेकिन अब गति पकड़ सकता है और खरीदारों का रुझान बढ़ने से यहाँ कीमतों में भी उछाल आ सकता है। हर तरफ से देखिए, गुड़गांव 40 मिनट है, नोएडा आधा घंटे से 40 मिनट है आज के नेटवर्क के हिसाब से, सेंट्रल दिल्ली भी आधे घंटे से 40 मिनट है, साउथ दिल्ली 10 मिनट है। तो ये जो एक यूनिक प्रोपोजिशन है, ये कोई और सबर्ब दिल्ली का नहीं कह सकता कि आपके उनके पास है। तो एक बार जब ये सारा नेटवर्क ऑनलाइन हो जाएगा तो फरीदाबाद जैसी कोई भी वैल्यू प्रोपोजिशन होगी नहीं, एंड उस टाइम पे प्रॉपर्टीज की प्राइसेस डेफिनेटली ये नहीं होंगी जो आज है। ग्रेटर फरीदाबाद यानी सेक्टर 75 से 89 में 54 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। यहाँ कुल सप्लाई 27,310 यूनिट्स की है, जिनमें से 25,180 बिक चुके हैं। 2011 के पहले 6 महीनों से लेकर 2013 के आखिर तक यहाँ कीमतों में करीब 43% का उछाल आया है। अगर कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी तो उससे जो ईज़ है एक डेली कम्यूटर के लिए, वो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। तो अगर एक प्रोफाइल जो सैलरी आमदनी वाला प्रोफाइल है, अगर वो उस तरफ अट्रैक्ट होता है तो ओवरऑल इमेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और उससे धीरे धीरे करते करते मेरे ख्याल से फरीदाबाद में का ओवरऑल डिमांड में काफ़ी फ़र्क आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें, फरीदाबाद अभी भी सबसे अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। लेकिन इससे पहले ये सपना हकीकत में बदले, PWD को सेंट्रल वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और उत्तर प्रदेश वन विभाग से अनुमति लेनी होगी। 2002 में भी 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस बाईपास का काम शुरू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की आपत्तियों के चलते 2007 में काम रोकना पड़ा। फिर भी PWD को उम्मीद है कि इस परियोजना में शामिल सभी राज्य और एजेंसियां अब मिलकर काम कर सकेंगी, ताकि फरीदाबाद वासियों के लिए अब दिल्ली दूर न हो। फरीदाबाद से अंजलि ईस्टवाल, NDTV के लिए। तो चलिए इस विषय पे अब और चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में है श्री रोहन शर्मा, AVP रिसर्च और REIS हैं जोन्स लैंग लसाल, और श्री जमाल H अंसारी जो कि टाउन और कंट्री प्लानर हैं और भूतपूर्व डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। जमाल साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। स्वीकृति तो मिल गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में फिलहाल कोई सरकार नहीं है और दिल्ली में इस समय प्रेसिडेंट का राज है। तो क्या इस पे कार्य इस समय शुरू हो सकता है या इलेक्शंस के बाद ही हम इस पे कोई प्रोग्रेस देखेंगे?
देखिए स्वीकृति मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि काम शुरू करने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम शुरू हो सकता है। और वहाँ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो इंक्रोचमेंट वगैरह थे अब क्लियर कराए जा चुके हैं, राइट ऑफ वे जो है ऑलमोस्ट फ्री है, तो अगर चाहें तो ये काम शुरू करके बहुत तेज़ी से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसको आप मेरे ख्याल में कंप्लीट कर दिया जाए तो अच्छा ही होगा और जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। रोहन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शायद दिल्ली का कोई भी सबब अगर उसके लिए सबसे अहम चीज़ अगर होती है तो वो होती है कनेक्टिविटी। और हमने देखा है कि किस तरह से धीरे धीरे जब अलग अलग टोल वे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं और मेट्रोज आई हैं, उसकी वजह से काफ़ी असर पड़ा है। फरीदाबाद में क्या कमी रह गई थी कि बाकी के मार्केट्स, चाहे वो गुड़गांव हो या नोएडा हो, उसकी तरह वो उभर नहीं पाया था? देखिए, अगर आप फरीदाबाद को देखें तो फरीदाबाद में डेवलपमेंट जो है इनफैक्ट नोएडा से भी बहुत पहले शुरू हो गई थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नोएडा बहुत ही आगे था। और यही रीज़न रहा कि नोएडा में इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमने देखा है लास्ट 3-4 सालों में। फरीदाबाद में यही प्रॉब्लम रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सिटी डेवलप ही नहीं हुई। एक सिटी की इमेज इंडस्ट्रियल टाउन से निकलकर कभी रेजिडेंशियल एंड एक इंटीग्रेटेड टाउन की तरह बड़ी नहीं, और उसका रीज़न यही था कि कनेक्टिविटी पुअर थी। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर एक बॉटलनेक था। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी सिटी NH2 से कनेक्टेड है, बट वो NH2 भी काफ़ी पुराना है इन द सेंस कि उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, वो चौड़ा नहीं किया जा रहा था। तो जब भी कोई बायर या इन्वेस्टर एक मार्केट की तरफ देखता है, उसे वो फ्यूचर पोटेंशियल देखता है। वहाँ की फ्यूचर पोटेंशियल इसी पर्सपेक्टिव से देखी जाती है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होगी जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इजाफा हो। जब ऐसे ड्राइवर्स ही नहीं थे उस मार्केट में, तो वो मार्केट जिस प्राइस से स्टार्ट हुई तो उसी प्राइस पे वापस आ गई जब डाउनटर्न आया, और उसके बाद प्राइसेस बढ़े ही नहीं। यहाँ तक कि आज की डेट में हम अगर देखें तो उस सिटी में या उस सबर्ब में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं जो अगले 6 से 6 महीने में रेडी हो रही हैं या रेडी हैं, फिर भी वहाँ का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ इसीलिए कि इन्वेस्टर्स ने उस सिटी को एक तरह से अपना थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन रखा हुआ है। अगर हम इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है कि गाज़ियाबाद के जो टाउन्स हैं विद इन गाज़ियाबाद, उन्होंने ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन लिया है एज कम्पेयर टू फरीदाबाद। जी, तो जमाल साहब, जो ये प्रोजेक्ट है, जो कि काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो काफ़ी लोग ये मानते हैं कि काफ़ी हद तक इस सिचुएशन जो प्रॉब्लम थी बॉटलनेक की और जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी उसको तो हल कर देगा, लेकिन आपके हिसाब से ऐसे और कौन से प्रोजेक्ट्स उस एरिया में बनाए जा सकते हैं जिनका स्कोप है बनाने का, जिससे फरीदाबाद या NH2 मैं कहूँगा उसकी कनेक्टिविटी में और ज़्यादा सुधार हो सकता है? देखिए, कनेक्टिविटी अभी जो शर्मा जी ने बताया ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जैसे आपका बदरपुर बॉर्डर जो था बहुत बड़ा बॉटलनेक था, उसने फरीदाबाद को बहुत पीछे करके रखा, वो दूर हो गया। मेट्रो बन गई, मेट्रो अब आगे तक जा रही है, और अब जो है ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मगर एक कनेक्टिविटी जो अभी हमने ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अब आगे चल के अब मेरे ख्याल में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, फरीदाबाद की कंटिन्यूटी गुड़गांव के साथ, क्योंकि गुड़गांव इतना बड़ा शहर हो गया है और वहाँ के ऊपर इतनी जॉब एम्प्लॉयमेंट मार्केट बढ़ गई है कि जो कनेक्टिविटी अभी फरीदाबाद की गुड़गांव से है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और उसको बढ़ाया जाए। और एक फरीदाबाद की कनेक्टिविटी डायरेक्टली नोएडा से, क्योंकि नोएडा में इज़ नॉट ओनली नोएडा बल्कि यीडा आ रहा है, ऊपर ग्रेटर नोएडा आ रहा है, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 आ रहा है। तो इन सब में एक बड़ा बॉटलनेक है कि ये सारी कनेक्टिविटी दिल्ली के थ्रू गाज़ियाबाद फरीदाबाद में, मगर अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी ना फरीदाबाद की नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, फिर आगे चल के ऑटोमेटिकली ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 से और फिर इधर गुड़गांव से, तो फरीदाबाद में एक तरह से कहिए कि उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में 4 चांद लग जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि गाज़ियाबाद के पास इंदिरापुरम में एक जगह थी, वो बिल्कुल पिछड़ी हुआ एरिया था, वहाँ पे कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर ऑल ऑफ ए सडन डेवलपर्स ने उसको पहचाना और वो इतना बड़ा वो डेवलपमेंट ऑल ऑफ ए सडन हुआ कि टाइम मैगजीन, उसमें न्यूज़वीक मैगजीन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड। तो ये फरीदाबाद की इस वक्त सिचुएशन वही है कि अभी कम्पिटिटिव रेट्स और सिचुएशंस इन तरफ चारों तरफ अच्छी हैं।
अब फरीदाबाद का टाइम आने वाला है। जी इसमें मैं यही जोड़ना चाहूँगी कि बदरपुर बॉर्डर जिसका नाम बदनाम था, आज की डेट में एक इतना अच्छा उसको डेवलप कर दिया गया है, वहाँ ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो गई है। साथ में जैसे सर ने कहा कि कनेक्टिविटी नोएडा के साथ भी उसके लिए FNG आ रहा है, तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको देख करके अगर रोहन देखा जाए तो अगर ये मार्केट आज भी अफोर्डेबल है तो क्या आप एंड यूजर्स को कहेंगे कि रेडी टू मूव इन वहाँ पे मकान है, अफोर्डेबल है, तो अगर आपको रहना है तो शायद आने वाले 5-10 सालों में ये आपके लिए अच्छी जगह हो? देखिए बात फिर वहीं आ जाती है कि अब कालिंदी कुंज बाईपास की बात हो रही है। ये तो सच बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब हाल फिलहाल थोड़ा फरीदाबाद में हो रहा है, उससे थोड़ी सी इमेज सिटी की चेंज हुई है। हमने भी अपने रिसर्च से पाया है कि ओवर पिछले 1 से 1.5 साल के बीच में जो प्राइस मूवमेंट फरीदाबाद में हुई है वो थोड़ी फास्टर रेट पे हुई है। वो सिर्फ इसीलिए कि आपने बदरपुर का बॉटलनेक हटा दिया, आप मेट्रो ले जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये सब चीज़ें एक साथ करने से ये तो फैक्ट है ही कि सिटी का इमेज चेंज हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लीट होगा और बढ़ेगा, सिटी अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से और अट्रैक्टिव होगी और रहेगी फॉर एंड यूजर्स एंड इन्वेस्टर्स। जी एक आखिरी सवाल मैं जमाल जी से पूछना चाहूँगा। जमाल जी, आप कंट्री और टाउन प्लानर रह चुके हैं, एक टाउन प्लानर के नज़रिए से ये बताइए कि जो ग्रेटर फरीदाबाद जिस तरह से पनप रहा है, क्या वो सही तरीके से पनप रहा है या उसमें भी कुछ खामियां हैं? देखिए, ग्रेटर फरीदाबाद का जो प्लान है वो मैंने अच्छी तरीके से स्टडी नहीं किया है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मगर ये है कि वो टोटल एरिया जो है, मुझे वहाँ की सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है वो वाटर सप्लाई की है। वाटर का टेबल जो है वहाँ के वो बहुत नीचे जा चुका है और इसकी वजह से एक थोड़ा सा हिंड्रेंस उसकी वजह से है। तो अगर किसी तरीके से उसकी वाटर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो वाटर सप्लाई है गुड़गांव और दिल्ली के साउथ दिल्ली की तरफ है, उस तरफ थोड़ा ध्यान चला जाएगा तो एक बॉटलनेक भी दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर एक जो फीलिंग और एक जो नज़रिया सामने आ रहा है वो यही है कि आखिरकार देर सवेर से ही लेकिन आखिरकार आ ही गए हैं कि यहाँ पे भी सब कुछ अब आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। सरकार को इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ये NCR का एरिया पड़ता है, इसलिए सभी सरकारों को ध्यान देना पड़ता है। NCR की एक दिक्कत यह है कि 3 सरकारें मिलकर के ही काम करेंगी, तब जाकर के आगे ये पूरा मुद्दा बढ़ेगा। आप दोनों स्टूडियो में आए और ये पूरी चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका।